हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 2 अध्याय 3 भी चल रहा है, जिसमें हम विद्युत सेलों के विषय में पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैं अगला टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आप जानते हैं कि अभी तक जितने भी सेल खोजे गए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी तक जितने भी सेल खोजे गए हैं उनमें सबसे अधिक विद्युत वाहक बल सीसा संचायक सेल का होता है बच्चों। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो लगभग 2.2 वोल्ट होता है, किंतु इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण हमें यह विद्युत वाहक बल राउंड फिगर में 2 वोल्ट के लगभग प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि सेलों में सबसे अधिक विद्युत वाहक बल कितने वोल्ट है? 2 वोल्ट। लेकिन जरा आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये बैटरी है और ये 6 वोल्ट की है, तो क्लियर है ये सेल तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों जब यदि हम दो के कितने ले लें, 3, उन तीनों को आपस में जोड़ दें तो हमें 6 वोल्ट प्राप्त हो सकता है। तो जो बिल्कुल क्लियर है, हम पहले भी यह बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेलों का संयोजन होता है, मतलब जब 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो इस क्रिया को सेलों का संयोजन कहते हैं। और जो युक्ति हमें प्राप्त होती है संयोजन के फलस्वरूप, उसे बैटरी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हमसे पूछा जाए बैटरी क्या, तो हम कहेंगे सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। अब ये संयोजन हम देखें क्या होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो इस क्रिया को सेलों का संयोजन कहते हैं, जिससे बैटरी प्राप्त होती है। बच्चों, यह संयोजन 2 उद्देश्य से किया जाता है, मुख्य रूप से 2 उद्देश्य से किया जाता है। या तो हमें धारा के मान को बढ़ाना हो, या फिर हमें विद्युत वाहक बल को बढ़ाना हो। एक तीसरा उद्देश्य यह भी हो सकता है बच्चों कि हमें दोनों को बढ़ाना हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है बच्चों, उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है उसे समांतर क्रम कहते हैं। और एक तीसरा प्रकार होता है बच्चों जिसे हम मिश्रित क्रम कहते हैं। मिश्रित का क्लियर अर्थ है मिश्रण। मिश्रण किसका? तो 2 क्रमों का, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो बच्चों ऐसा संयोजन जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों का उपयोग किया गया हो, उसे मिश्रित क्रम कहते हैं। तो हम आज प्रथमतः देखने जा रहे हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहले इसको हम व्यवहारिक दृष्टि से समझें, फिर हम भौतिकी की दृष्टि से देखेंगे। तो आपने देखा होगा इस टाइप की एक टॉर्च होती थी पहले, एवरेडी कंपनी की, लंबी नली वाली, ये ऐसी टॉर्च होती थी। आपको याद हो तो इस टॉर्च के अंदर हम सेल लगाते थे। कैसे लगाते थे? तो ये पहला सेल, ठीक है बच्चों, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, ये दूसरा सेल, ये दूसरे सेल का प्लस है और ये माइनस है, और फिर पीछे से ढक्कन लगा देते थे। तो देखेंगे आप ध्यान से, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ा है बच्चों। इसी को श्रेणी क्रम कहते हैं। और अब ये जो 2 सेलों का हमें संयोजन प्राप्त हुआ, ये संयोजन अब सेल नहीं, ये बैटरी है, मतलब सेलों का निकाय है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा श्रेणी क्रम क्या होता है, तो इसमें पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं, ये श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो सेल है, आप जानते हैं शुष्क सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है बच्चों। इसका भी विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। अब हमने इनको जोड़कर एक बैटरी बना दी। अब हम ये देखेंगे बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना। तो बच्चों डेफिनेट बैटरी का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट होगा, 1.5 प्लस 1.5। इसका सीधा सा क्या निकला बच्चों कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल, मतलब प्राप्त होने वाली बैटरी, मतलब संयोजन का विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल या संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और ये श्रेणी क्रम कहलाता है। तो अब हम इसको भौतिकी की दृष्टि से देखते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए और संयोजन से प्राप्त विद्युत धारा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम देखने जा रहे हैं कि संयोजन क्या और विद्युत धारा के लिए व्यंजक क्या। ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखें ये एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E, ये प्लस ये माइनस सेल है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है बच्चों, ये एक और सेल है, इसका भी ये प्लस ये माइनस, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये एक और सेल है, इसका भी ये प्लस ये माइनस, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। अब इनको जोड़ते हैं। तो अभी मैंने समझाया था कैसे जोड़ते हैं।
तो पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है। तो जोड़ देते हैं, पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से, इस प्रकार जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अब बच्चों ये जो संयोजन प्राप्त हुआ, हमसे पूछा जाए ये क्या है, हम कहेंगे बैटरी है, ठीक है। अब ये जो बैटरी या संयोजन है, इसके सिरों के मध्य हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा, ये बाह्य प्रतिरोध जोड़ा, मान लो एक बल्ब जोड़ दिया, बल्ब जलाना अपन को जोड़ दिया हमने, तो इस संयोजन से होकर इस बाह्य प्रतिरोध में क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, जिसके लिए हमें व्यंजक में स्थापित करना है। ठीक है बच्चों, तो पूरा एक बार बोले, यदि हमसे पूछा जाए सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को अगले सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है और यह क्रम आगे भी जारी रहता है। संयोजन के सिरों के मध्य बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर इसमें मतलब बाह्य प्रतिरोध में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो पहले सेल का प्लस है वो बैटरी का प्लस बन जाता है और जो आखिरी वाले सेल का माइनस है वो बैटरी का माइनस बन जाता है, और ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब हमें बच्चों संयोजन से प्राप्त धारा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ये व्यंजक हम स्थापित करें उससे पहले कुछ बातें आप याद रखिएगा। नंबर एक, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन मतलब बैटरी का विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, हम इस पिछले अध्याय में अध्याय 3 में ये पढ़ चुके हैं कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, कुल प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और तीसरी और आखिरी बात बच्चों, हमने कभी इसी अध्याय में पढ़ा है कि किसी सेल या बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा का सूत्र बच्चों ये होता है, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। ये सूत्र ये कहता है कि जब भी आपको धारा का मान ज्ञात करना हो तो आपको दो मानों की आवश्यकता है। नंबर एक, विद्युत वाहक बल। बच्चों विद्युत वाहक बल किसका, जिससे धारा मिल रही है उसका, यदि सेल से मिल रही है तो सेल का, और यदि बैटरी, यहाँ बैटरी से मिल रही है, बैटरी से मिल रही हो तो बैटरी का, तो यहाँ बैटरी से मिल रही है तो हमें बैटरी का विद्युत वाहक बल चाहिएगा, मतलब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल चाहिएगा। अब बट्टे में आ जाए बच्चों, बट्टे में देखें ये स्मॉल r लिखा हुआ है, ये क्या है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध किसका, जिससे धारा मिल रही है उसका, यदि सेल से मिल रही है तो सेल का, और बैटरी से मिल रही है तो बैटरी का। यहाँ संयोजन मतलब बैटरी से मिल रही है तो ये आंतरिक प्रतिरोध किसका होगा, बैटरी का। तो क्लियर है बच्चों, यदि हमें धारा का मान चाहिए तो हमारे पास दो मान होने चाहिए, एक संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल और एक संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, अब चित्र में तो हमने केवल 3 सेलों को दर्शाया है, पर हम व्यंजक n सेलों के लिए स्थापित करेंगे। ऐसा क्यों है, तो बच्चों केवल यदि हम 3 सेल के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे न, मान लो कभी 4 सेल जुड़े हो तो हमारा सूत्र फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मान के चलेंगे कि n सेल जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, संयोजन से प्राप्त धारा के लिए व्यंजक, तो माना ई विद्युत वाहक बल और स्मॉलर आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े, तो संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, बच्चों उस कुल विद्युत वाहक बल को हमने ईडीएस माना, बराबर क्या होगा, तो अभी अपनी बात हुई थी कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का विद्युत वाहक बल मतलब संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले सेल का विद्युत वाहक बल प्लस दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल प्लस तीसरे सेल का विद्युत वाहक बल प्लस, बच्चों हमने n सेल माने हैं तो डैश 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 प्लस nवें सेल का विद्युत वाहक बल। बच्चों ये कितने पद हैं, तो इसको आप यूं मत गिन लेना, 1 2 3 ये 4 n पद हैं ये, क्योंकि हमने n सेल माने हैं, तो आप यहां पे लिख ही लेना n पद। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, हम देखें कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो यहां लिख के हम क्या लिखेंगे, ईडीएस बराबर क्या होगा, तो इन सबको जोड़ेंगे। अब आप देखें, यदि हम केवल 2 पदों को जोड़े तो e प्लस ई कितना हो जाएगा, 2e, 3 को जोड़े तो 3, n को जोड़ेंगे तो ne, तो टोटल कितने पद हैं, n, तो टोटल योग आ जाएगा बच्चों ne। ये संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल हो गया। अब हमें चाहिए आंतरिक प्रतिरोध, तो हम क्या लिखेंगे, और बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, यहां लिखना पड़ेगा बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बच्चों से हमने r डैश माना,
कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर। बच्चों चूंकि सेल किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में, तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध इन सभी आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस तीसरे सेल का प्लस डैश 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 प्लस सेल कितने माने? n, तो nवें सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहां आप लिख ही लेना n पर, क्योंकि स्टूडेंट नाम का एक जंतु होता है जिसका कोई भरोसा नहीं है, पता चला वो गिनने लग जाए 1 2 3 नहीं है 4 नहीं n पद है। बच्चों जब हमने e को n बार जोड़ा था तो मान हमें मिला था ne। तो क्लियर है, जब r को n बार जोड़ेंगे तो मान आएगा nr। तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे बच्चों? r डैश बराबर क्या हो जाएगा? nr। यह हो गया बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। किंतु बच्चों हमें चाहिए धारा, और आप जानते हैं धारा के लिए हमें दो मान चाहिए होते हैं। एक बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, वो तो है। दूसरा हमें चाहिए बच्चों परिपथ का कुल प्रतिरोध। और पिछले वीडियोस में आपने समझा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध दो प्रतिरोधों का योग होता है, आंतरिक प्लस बाह्य। तो हम बोलेंगे अब यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, अब यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध। बच्चों परिपथ के कुल प्रतिरोध को हमने कैपिटल R डैश माना, जो कि दो प्रतिरोधों का योग होता आंतरिक प्लस बाह्य। तो आंतरिक तो कौन है बच्चों? स्मॉल r डैश, प्लस बाह्य कौन है? कैपिटल R। पढ़े ये क्या लिखा है? स्मॉल r डैश, इसका मान ये है, इसको यहां रख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कैपिटल R डैश बराबर क्या हो जाएगा? nr प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल R। बच्चों ये क्या हो गया? परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये क्या है? संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल। हमें चाहिए धारा, तो हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अतः बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होगा बच्चों? तो ऊपर तो आएगा कुल विद्युत वाहक बल और बटे आएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल को हमने क्या माना? E डैश, बटे में परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या माना? कैपिटल R डैश। कोई हमसे पूछ ले कि भाई ये क्या है, तो हम बोलेंगे लिखा हुआ है ऊपर। क्या लिखा हुआ है? संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल। ये क्या है भाई? तो हम कहेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध है। ठीक है, अब मान रख देते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? ई डैश। ई डैश का मान ये है, इसको यहाँ रख देते हैं एनी। अब इसके बटे में क्या लिखा है? कैपिटल R डैश। कैपिटल R डैश का मान ये nr प्लस कैपिटल R। ये किसका मान हो गया बच्चों? I का। और इसे बोलते हैं सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में संयोजन से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के लिए व्यंजक। अब बच्चों इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। नंबर 1 तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह संयोजन कब लाभप्रद होता है। तो याद रखिएगा, यदि बच्चों ये मान इस आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा हो तो हम इसको नगण्य मानकर इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस बात को। यदि ये बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो, तो ऐसी कंडीशन में इसकी आप उपेक्षा कर सकते हैं। यदि बच्चों हमने उपेक्षा की तो I बराबर हमें मिलेगा Ne और इसके बटे में nr। n से n कट गया, करेक्ट। तो I बराबर क्या मिला? E बटे R। ये क्या है भाई? तो ये तो एक सेल का विद्युत वाहक बल है, ये एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अरे तो फिर ये तो एक सेल से मिलने वाली विद्युत धारा है। तो हमने सेल कितने जोड़े? n, पर हमें विद्युत धारा एक सेल की मिल रही है। तो फिर ये संयोजन ऐसे लाभप्रद तो नहीं होगा। तो क्लियर बात है बच्चों, यह संयोजन तब लाभप्रद होता है जब ये इसकी तुलना में नगण्य हो, मतलब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तो यह संयोजन लाभप्रद होता है। ऐसा क्यों? तो यदि ये नगण्य होगा तो ये पद गया, तो केवल क्या बचेगा? I बराबर ऊपर क्या रहेगा? Ne और बटे क्या हो जाएगा? R। इसमें n का गुणा हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? यदि हम 2 सेल जोड़ेंगे तो धारा 2 गुनी मिलेगी, 3 सेल जोड़ेंगे 3 गुनी मिलेगी, धारा बढ़ रही। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन तब लाभप्रद होता है जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा नगण्य हो। ठीक है बच्चों, और ये सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन होता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है यह संयोजन कब उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब हमें विद्युत वाहक बल को बढ़ाना हो। आप समझे इस बात को कि जब हमने n सेलों को जोड़ा तो बैटरी का विद्युत वाहक बल n, तो जितने हम सेल जोड़ते जाएंगे विद्युत वाहक बल उतने गुना होता जाएगा। लेकिन कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो याद रखिएगा कि यदि विद्युत वाहक बल को हमें बढ़ाना हो तो हम सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आज वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।